जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत में राष्ट्रवाद, इसमें 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न 1 नंबर के मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 1 नंबर के, 2 नंबर के और 4 नंबर के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। ये जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको तुरंत नया वीडियो मिल जाए। पहला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 को कौन सा हत्याकांड हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक थी? महात्मा गांधी की। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक थी? महात्मा गांधी की। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1921 में, जनवरी 1921 में। चोरी चोरा घटना कब हुई? 1922 में। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया? दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया। 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में किसने संगठित किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में किसने संगठित किया था? तो किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 12 मार्च 1930 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। देखो, इतिहास में सबसे अगर नंबर करते हैं ना तो वो इन तारीखों का और सन की वजह से करते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से याद करें। अगला, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसका है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ। भारत माता का चित्र किसने बनाया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, वही आ गया प्रश्न। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन को कहाँ से शुरू किया? 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। चोरी चोरा घटना क्या थी? गोरखपुर स्थित चोरी चोरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। लोगों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे कर्मी जिंदा जल गए और इसी घटना से गांधी जी आहत हो गए थे, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे। वो हिंसा नहीं चाहते थे और यही उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोकने का आह्वान कब किया? चोरी चोरा की घटना के बाद। उनका हृदय क्या हो गया था? दुखी हो गया था। इसमें ब्रिटिश पुलिसकर्मी मर गए थे, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए उन ब्रिटिश पुलिसकर्मी मरे। उसके बाद भी वो दुखी हुए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के क्या कारण थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य कारण: साइमन कमीशन का गठन, सामाजिक क्रांतिकारियों व नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करना, करों का भुगतान न करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी नामक सत्याग्रह के कारण हुई थी, जिसे नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार के नियंत्रण के कारण शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो लोग भारत से उपनिवेशवाद को समाप्त करना चाहते थे, उनसे आग्रह किया गया कि वो स्कूलों, कॉलेजों व न्यायालयों न जाए। सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना प्रमुख था। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। भारत में राष्ट्रवाद, इसमें 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से हमने महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले। पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कारण लिखिए। तो असहयोग आंदोलन का कारण है रॉलेट एक्ट का लागू होना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ब्रिटिश सरकार की वादाखिलाफी। ये 3 कारण आ जाएंगे। भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? सन 1919 में ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लागू किया। यह काला कानून था। इस कानून के तहत बिना मुकदमा चलाए भारतीयों को जेल में डाल दिया जाता था। इस कारण भारत के लोगों ने इसका विरोध किया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से करना है और बिल्कुल सिंपल है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? तो 1922 में चोरी चोरा नामक स्थान पर एक उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी जलकर मर गए। आंदोलन हिंसक होने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चोरा चोरी
चोरी चौरा घटना कब हुई थी? 1922 में। और इसी घटना के कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का वर्णन कीजिए। रॉलेट एक्ट लागू होने के कारण पूरे भारत में इस कानून का विरोध हुआ। पंजाब में भी इस कानून का विरोध हुआ। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के एक बाग में शांतिपूर्ण सभा आयोजित हो रही थी। उसी वक्त जनरल ओ डायर ने बिना चेतावनी के फायरिंग कर दी, जिसमें कई लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए, जिसमें वृद्ध, महिला, पुरुष, जवान सब थे। और वहाँ पे कुआं था, उसमें भी लोग गिर गए थे। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। उस बाग में जाने के लिए एक ही गेट था, उस गेट को भी ओ डायर ने घेर लिया था, जिससे बहुत हड़कंप मच गया था। ये घटना उस समय की बहुत बड़ी घटना थी। साइमन कमीशन। ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया था। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। 1928 में कमीशन भारत आया। कब आया भारत? 1928 में। तो साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ इसका विरोध हुआ। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। चोरी चौरा नामक घटना 1922 में हुई थी। ये आपको याद रखना है कि जब भीड़ इसका विरोध कर इस घटना के कारण ये आंदोलन चला था। तो इस आंदोलन चलने के कारण जब लोगों की भीड़ बहुत उग्र हो रही थी और उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी और उस पुलिस थाने में बहुत सारे पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इस घटना से गांधी जी का मन आहत हुआ और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके ऊपर टिप्पणी आती है, ये मैंने बताया आपको, लिखा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 में लाहौर का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये प्रश्न 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस में पारित हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड इरविन ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। तब गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे लॉर्ड इरविन के सामने रखी, जिसको भी लॉर्ड इरविन ने मानने से इनकार कर दिया, दोनों को मानने से इनकार कर दिया। तब गांधी जी ने अपने आश्रम में 78 अनुयायियों के साथ दांडी तक यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को वहां पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताइए, लिखिए। तो उसमें आपको ये लिखना है कि गांधी इरविन समझौता में उन्होंने 11 सूत्री मांगों को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया, है ना। इसको भी उन्होंने मानने से मना कर दिया। तो इसके विरोध में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चला था, असहयोग आंदोलन भी गांधी जी के द्वारा चला था और भारत छोड़ो आंदोलन भी गांधी जी ने चलाया था। पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला विश्व युद्ध 1914। प्रथम विश्व युद्ध ने नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो गई, गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। इस प्रकार आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में योगदान दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव भारत छोड़ो का समर्थन किया। 8 अगस्त 1942 में। ये एक अंक का प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया था? 6 अप्रैल 1930। चोरी चौरा घटना कब हुई थी? 1922। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919। गांधी जी के सत्याग्रह पर क्या विचार थे? ये प्रश्न आपको करना है। मोस्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिए। दांडी यात्रा को समझाइए, ये प्रश्न भी आपको देखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका मैंने आपको उत्तर बता दिया। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व करता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे 1928 में भू राजस्व के खिलाफ। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बारदोली आंदोलन के नेतृत्व करता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई
पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता था। वे भू राजस्व के खिलाफ भी थे 1928 में। इसके बाद दूसरा चैप्टर है आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इतिहास। इतिहास का है, इसमें से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे कुल। पहला है सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? तो बिल्कुल सिंपल है, रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था, जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे, और ये भारत के जम्मू कश्मीर से होकर गुजरता था। रेशम मार्ग चीन और यूरोप के बीच में। 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के पास कौन से खाद्य पदार्थ नहीं थे? तो आलू, सोया मतलब सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। अमेरिका को उपनिवेशक बनाने में कौन सी बीमारी सहायक सिद्ध हुई? तो चेचक। गवर्नर जॉन विनथॉर्प ने मई 1634 में लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। तो ये अमेरिका को उपनिवेशक बनाने में चेचक सहायक हुई थी। कॉर्नला किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्नला कहा जाता था। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बंशिदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्नला को फौरन समाप्त कर दे। तो एक कानून था जिसमें उन्होंने खरीदने पर रोक लगा दी थी, आयात पर भी पाबंदी लगा दी थी, उसे कॉर्नला कहा गया। रिंडर पेस्ट क्या है? 1890 में अफ्रीका में फैला पशु रोग, ये रिंडर पेस्ट है। 1890 में अफ्रीका में फैला पशु रोग था, ये याद रखना आपको नाम। इसको 2-3 बार पढ़ लोगे ना, रिंडर पेस्ट क्या है, 1890 में अफ्रीका में फैला पशु रोग, रिंडर पेस्ट क्या है, ये तो परीक्षा में पूछेगा पेपर में, लेकिन ये आपको लिखना है कि अफ्रीका में फैला हुआ पशु रोग है। इसी प्रकार ब्रिटेन की सरकार कौन सी फसल चीन को निर्यात करवाती थी? तो देखो, ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और फिर उसे चीन को निर्यात कर देती थी। ब्रिटेन मतलब जिसे अभी हम इंग्लैंड कहते हैं, वो भारत से कौन सी खेती करवाती थी? अफीम की, और उसे किसे बेच देती थी? चीन को। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, 3 देश सम्मिलित थे। केंद्रीय शक्तियों में कौन से देश सम्मिलित थे? केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की देश सम्मिलित थे। ये दोनों थे मित्र राष्ट्र और केंद्रीय राष्ट्र। महामंदी के क्या कारण थे? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महामंदी के क्या कारण थे? महामंदी के निम्न कारण थे। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण गिरती कीमतें, बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया था जिसके कारण कीमतें गिर गई थी। कीमतें गिरना मतलब कीमतें कम हो गई थी। बैंकों का बंद हो जाना, बेरोजगारी बढ़ने के कारण महामंदी आ गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा? तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का निम्न प्रभाव पड़ा। आयात निर्यात घट गया। सही बात है, जब विश्व में महामंदी छा गई तो भारत में भी उसका प्रभाव तो पड़ेगा, तो आयात निर्यात घट गया। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव में हमने देखा है कि आयात निर्यात घट गया, कृषि उत्पादों की कीमत गिर गई, कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से ज़्यादा गिरावट आ गई। वीटो क्या है? वीटो निषेधाधिकार। इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। तो इसे अपन बोलते हैं ना कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं बनने दे रहे, चीन अपने वीटो का अधिकार का प्रयोग कर रहा, तो वो वीटो यही है कि असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। एक ही सदस्य की, मतलब सिर्फ एक ही, चीन ही विरोध करता है और चीन की असहमति के कारण हम संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी अध्यक्ष नहीं बन पा रहे हैं। विनिमय दर क्या है? इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधाओं के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता विनिमय कहलाता है। विनिमय दर, जिसमें मुद्राएं होती है और उन मुद्राओं को आपस में जोड़ दिया जाता है। ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है, का गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड्स
त्रिवन ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? पहले विश्व युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों के रातों रात एक विदेशी देशी बाजार मिल गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। युद्ध लंबा खींचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। नए कारखाने लगाए गए, पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और हर एक को पहले से भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। ये पहले विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ा था। औद्योगिकरण का युग, 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे हिस्ट्री में। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला प्रश्न है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जैसी मशीनों पर हमले क्यों किए? ब्रिटेन की महिला कामगारों ने बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी। जेनी के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा। मतलब वो ऐसा सोच रही थी कि मशीन आ जाएगी तो हमें काम नहीं मिलेगा, हम बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने विरोध किया। गुमाश्ता किसे कहा जाता है? तो कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमाश्ता कहा जाता था। जाबर कौन था? उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जाबर रखते थे। जाबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देता था और मुसीबत में पैसे से मदद करता था। इस प्रकार जाबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया था। बाद में जाबर मदद के बदले पैसे, तोहफों की मांग करने लगे और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगे। मुनीम थे एक तरह से, इनको हम मुनीम कह सकते हैं, विश्वास पात्र मुनीम। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने धाक जमा ली और वो ये मांग करने लगे। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। क्यों? हाशिया मतलब किनारे पर। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए। इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। अब ये टिप्पणी आपको देखना है। जिजाबोये, द्वारकानाथ टैगोर, स्पिनिंग जेनी, स्टेपलार, पुलर, कॉर्डिंग। और ये स्पिनिंग जेनी तो मैंने पहले आपको बता दिया। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसमें से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, वेलम क्या है? वेलम चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह है। प्लाटेन क्या था? प्लाटेन लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। पहले यह बोर्ड काठ का होता था, बाद में इस्पात का बनने लगा। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? संक्षिप्त में समझाइए। मुद्रण संस्कृति भारत में राष्ट्रवाद के विकास का एक शक्तिशाली माध्यम बन गया, जिससे राष्ट्रवादी भारतीय देशभक्ति की भावनाओं का प्रसार, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार तथा जनसाधारण में जागृति का विकास हुआ। गुटेनबर्ग प्रेस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। योहान गुटेनबर्ग में प्रिंटिंग प्रेस मॉडल 1448 में बनाया, जिसे गुटेनबर्ग प्रेस भी कहा जाता था। यह प्रेस जैतून प्रेस का एक विकसित रूप था। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए। गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने एक साइड छाप सकता था। पंचांग क्या है? चांद, सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां देता वार्षिक प्रकाशन। चैपबुक गुटका क्या है?
पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द, इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे। ये 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय से लोकप्रिय हुए। कंपोजिटर क्या है? छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति। 1880 के दशक की महिलाओं के नाम लिखे जिन्होंने उच्च जाति की महिलाओं की दयनीय हालत के बारे में लिखा। ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जातियों की दयनीय हालत के बारे में लिखा। आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी? आमार जीवन नामक आत्मकथा रस सुंदरी देवी ने लिखी। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये सीबीएसई में बहुत बार पूछा जाता था प्रश्न, क्योंकि अपने यहाँ भी सीबीएसई पैटर्न लागू हो गया ना, तो ये प्रश्न पूछता था वो। गुलामगिरी के लेखक कौन है? एक ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले हैं, जिन्होंने जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट को संक्षिप्त में समझाइए। अंग्रेजी सरकार ने 1857 की क्रांति के बाद प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी संदर्भ में आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकी को सेंसर करने का व्यापक अधिकार मिल गया। इस प्रकार हिस्ट्री का आपका पूरा रिवीजन हो गया। यूरोप में राष्ट्रवाद का वीडियो मैंने पहले बना दिया था और ये सारे मोस्ट क्वेश्चन अब बना दिए। इन प्रश्नों को एक बार आप जरूर देख लीजिए। धन्यवाद।